Well, dear students, I am Muhammad Zahid, and in chapter number 2, today we are going to start the next topic, and the topic of today is damped simple harmonic motion. So, before starting the damped simple harmonic motion, we need to revise our concept about आइडियल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आइडियल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर मैं यहाँ पे मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करूँ तो मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि अगर ये हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम हो और जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते तो आपने कहा था इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करते थे वो एफ इजिकल टू एम में था। जो वापसी पे वो आपके पास रिस्टोरिंग के फॉर्म में इक्वल था, जिसे आपने माइनस के एक्स या माइनस एस एक्स के बराबर लिखा था। तो हमने कहा था जो आपकी अप्लाइड फोर्स है फॉर आइडियल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो इन केस ऑफ आइडियल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आपने इसकी इक्वेशन पिछले चैप्टर में लिखी थी एम एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस एस एक्स। ये उस वक्त इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही थी जिस वक्त हमारे पास कोई भी डैम्पिंग फोर्सेस मौजूद नहीं थी। आपने कहा था इस केस में। अब अगर हम इस केस में देखें तो ये तो हमारे पास आइडियल सिनारियो था जहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं था। सो अगर एनर्जी लॉस ना हो तो आप इसको प्लॉट कर दें, अगर आप इसके एम्पलीट्यूड को प्लॉट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये कुछ इस तरह से था कि टाइम गुजरने के साथ साथ आपके सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड डाई नहीं कर रहा था। लेकिन अगर हम लोग रियल वर्ल्ड सिनारियो में चले जाएं, जहाँ पे आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेटर्स हों, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि जब कभी भी आप मैस स्प्रिंग सिस्टम को एक दफ़ा वाइब्रेट करवाते हैं या डिस्टर्ब करते हैं तो उसके बाद स्लाइटली इसका मैग्नीट्यूड जो है वो एम्पलीट्यूड का डाई करने लगता है और एक वक्त आता है कि आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टॉप हो जाता है। तो अगर मैं सेकंड केस को प्लॉट करना चाहूँ तो ये मेरे पास स्प्रिंग है, ये इसके साथ मैस अटैच्ड है और आपने अप्लाइड फोर्स इधर अप्लाई की थी। सो उसे आपने कहा था एम एक्स डबल डॉट के बराबर है। ये आपकी अप्लाइड फोर्स थी जिसे आप एफ इजिकल टू एम ए भी कहते हैं। अब आपकी रिस्टोरिंग फोर्स जो थी वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही थी और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है इसे मैं माइनस एस एक्स के बराबर लिखा था और हमने कहा था इसमें एस जो है वो स्टिफनेस है और एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अब अगर हम अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की बात करें तो इसका एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से बनेगा। पहला एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, फिर एम्पलीट्यूड कम होगा और कम होता जाएगा। वक्त गुजरते गुजरते एक वक्त ऐसा आएगा कि ये स्टॉप हो जाएगा। तो अब इसमें रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न जो होती है वो हम ये कहते हैं कि आपकी जो रेजिस्टिव फोर्स है वो भी अप्लाई हो रही है और ये रेजिस्टिव फोर्स भी उसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है जिस डायरेक्शन में आपकी रिस्टोरिंग फोर्स थी। ये आपकी एक्चुअल मोशन की डायरेक्शन जो होती है उसको अपोज करती है। और फ़र्ज़ किया मैं इसे कोई वैल्यू नाम दे देता हूँ एफ इजिकल टू माइनस आर एक्स डॉट का। तो इसमें जो आपके पास एक्स डॉट है वो वेलोसिटी है। हमने कहा था जो आपकी रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होती हैं और यहाँ पे आपके पास ये आर कांस्टेंट है। अब अगर मैं ओवरऑल इक्वेशन लिखना चाहूँ इस केस में जो कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर वाली केस में होती है, तो अब मेरे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से बनेगा एम एक्स डबल डॉट लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा विच इज़ द नेट फोर्स आर अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में मैंने कहा था ये एस एक्स के बराबर है प्लस आपकी रेजिस्टिव फोर्स है। अब रेजिस्टिव फोर्स के लिए मैं यहाँ पे माइनस आर एक्स डॉट लिख देता हूँ। माइनस साइन मैंने इन दोनों के साथ किस वजह से लिखा, क्योंकि ये जो आपकी एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है ये हमेशा उसको अपोज करते हैं। अब अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इन सारी वैल्यूज़ को उठा के लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जा सकता हूँ। जब हम लोग वैल्यूज़ इनकी लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो इसका रिज़ल्ट कुछ इस फॉर्म में बनता है एम एक्स डबल डॉट, ये माइनस आर एक्स डॉट इधर आके प्लस आर एक्स डॉट बन जाएगा और माइनस एस एक्स इधर आके प्लस एस एक्स बन जाएगा और दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें अगर आप इंटरेस्टिंगली देखें तो ये आपके पास एम मैस ऑफ द मैस स्प्रिंग सिस्टम है,
एक्स डबल डॉट डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आर आपके पास कांस्टेंट है, उसके बाद एक्स डॉट जो है वो वेलोसिटी है, एस स्टिफनेस ऑफ द स्ट्रिंग है और एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। मतलब मैं इस इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव तो मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, एम इंटू एक्स डबल डॉट की जगह हम लिख सकते हैं डी स्क्र डिवाइडेड बाई डी स्क्र ऑफ एक्स, फिर प्लस आर टाइम एक्स डॉट की जगह हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एक्स और प्लस एस एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब गैस करने की कोशिश करते हैं हमारे पास x किस तरह का फंक्शन हो सकता है। तो अगर मैं देखना चाहूँ, मैं अगर x का सोल्यूशन लेना चाहूँ तो x मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकेगा। सो लेट कर देते हैं x की वैल्यू जो हो दैट इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट c इंटू ई पावर एल्फ़ा टी। तो ये मेरे पास x की वैल्यू है, फ़र्ज़ किया मैं इसे कोई इक्वेशन नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहाँ से मुझे जब x मिल गया तो क्योंकि इस इक्वेशन में मुझे डी बाई डी टी ऑफ एक्स भी चाहिए, डी स्क्र बाई डी टी स्क्र एक्स भी चाहिए, सो मुझे दो दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ फंक्शन का तो ये कुछ इस तरह से बनेगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स दैट विल बिकम, यहाँ से अगर आप डेरिवेटिव ले लें सी आपके पास कांस्टेंट है, ई पावर एल्फ़ा टी का डेरिवेटिव ई पावर एल्फ़ा टी होता है और जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव लेते हैं तो एल्फ़ा टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एल्फ़ा बनेगा। सो इस एल्फ़ा को मैं बाय ले जाऊँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा एल्फ़ा सी ई पावर एल्फ़ा टी, ये मेरे पास आ गया डी एक्स बाई डी टी। और फर्दर एक दफ़ा दोबारा से मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये मेरे पास बनेगा कुछ इस तरह से डी स्क्र ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्र इक्वल्स टू एल्फ़ा उसी तरह से बायर कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट था, फिर उसके बाद ई पावर एल्फ़ा टी का डेरिवेटिव भी ई पावर एल्फ़ा टी होगा और जब आप एल्फ़ा टी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो एल्फ़ा आएगा। सो ओवरऑल आपके पास दो दफ़ा एल्फ़ा आ गया। तो कंक्लूजन ये हुआ कि हमारे पास जो डी स्क्र एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्र बनेगा वो इक्वल बन जाता है एल्फ़ा स्क्र टाइम्स सी ई पावर एल्फ़ा टी। अब अगर आप देखें तो सी ई पावर एल्फ़ा टी ये वाली जो वैल्यू है इसको तो आपने x कहा था, तो आप इसको x लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, यही रखना चाहें तो ये भी रख सकते हैं। सो एक रिज़ल्ट मेरे पास ये बन गया, एक मेरे पास ये बन गया। अब इन रिजल्ट्स को मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 3, दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 4। तो मैंने ये करना है कि जो मेरे पास इक्वेशंस के रिजल्ट्स आए हैं एक्स एक्स डॉट और एक्स डबल डॉट के लिए, लाइक ये मेरे पास x था, ये मेरे पास x डॉट है और ये मेरे पास x डबल डॉट है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को लेट्स से मैं इसे भी नाम दे दूँ, इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दूँ। तो इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 को मैं उठा के सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब जाते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 पे और देखते हैं फर्दर क्या सॉल्व हो सकता है। हमने कहा कि हमारे पास जो रिजल्ट बना था वो कुछ इस तरह से बना था कि जो आपकी असल जेन्युइन इक्वेशन नंबर 2 थी वो कुछ इस फॉर्म में थी एम एक्स डबल डॉट प्लस आर एक्स डॉट प्लस एस एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से आपको एक्स डॉट डी डबल डॉट की वैल्यू भी पता है, एक्स डॉट की भी पता है, एक्स की भी पता है। तो ये इक्वेशंस हम ऐसे इस तरह से करते हैं, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 थी इनको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास ये थी। जब मैंने वैल्यूज़ पुट की ये कुछ इस तरह से बनेगा m टाइम्स एक्स डबल डॉट की जगह अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा, इसकी वैल्यू जो आई थी वो एल्फ़ा स्क्र टाइम्स सी ई पावर एल्फ़ा टी आया था। फिर इसी तरह से अगर प्लस आर टाइम्स नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास एक्स डॉट की थी, एक्स डॉट के लिए हमने लिखा था एल्फ़ा टाइम्स सी ई पावर एल्फ़ा टी, और फिर उसके बाद एस टाइम्स जो आपके पास वैल्यू थी एक्स की उसे हमने कहा था ये सी टाइम्स ई पावर एल्फ़ा टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो गया।
अब अगर आप देखना चाहें तो ये जो ई पावर अल्फ़ा टी है ये इस पूरे फंक्शन में भी मौजूद है, इस फंक्शन में भी मौजूद है, इस फंक्शन में भी मौजूद है। तो इसको मैं अगर कॉमन लेना चाहूँ यहाँ से, लाइक सी टाइम्स ई पावर अल्फ़ा टी को मैंने कॉमन ले लिया। जब मैं इसको कॉमन लेता हूँ सारे फैक्टर्स में से, सारे तीनों पार्ट्स में से, तो यहाँ पे मेरे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो एम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस आर अल्फ़ा प्लस एस इक्वल्स टू ज़ीरो बन जाता है। ये मेरे पास एक रिज़ल्ट बन गया जो कि मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब अगर आप देखना चाहें तो इसमें श्योर बात है ये वाला फंक्शन तो ज़ीरो हो नहीं सकता क्योंकि आपने इसकी वैल्यू एक्स सेलेक्ट की हुई थी। सो पॉसिबिलिटी ये है कि या ये ज़ीरो होना चाहिए था या ये ज़ीरो होना चाहिए था, लेकिन ये इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये ज़ीरो हो। सो श्योर बात है आपका ये फंक्शन ज़ीरो होगा। सो यहाँ से हम कंक्लूड ये करते हैं कि ये आपके पास एम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस आर अल्फ़ा प्लस एस इक्वल्स टू ज़ीरो हो गए। अब अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो ये तो आप कॉन्टीन्यूसली इस तरह की इक्वेशंस पढ़ते आते होते हैं। फर्स्ट किया अल्फ़ा स्क्वायर को आप एक्स कंसिडर कर लें तो ये इक्वेशन बनती है एम एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आपकी सिंपल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। सो यहाँ से अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करना चाहें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला आपकी वैल्यू ऑफ ए जो इस केस में गिवन है दैट इज़ इक्वल टू एम। वैल्यू ऑफ बी जो है वो आपके पास इक्वल है आर के, और जो वैल्यू ऑफ सी है वो इक्वल है एस के। और आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था एक्स के लिए, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ से क्योंकि एक्स तो नहीं है यहाँ पे अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा के लिए जो सोल्यूशन आएगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्र रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से अब इन फार्मूला की वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो ये अल्फ़ा कुछ इस तरह से बनेगा अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बी का मतलब ये हुआ ये बनेगा माइनस बी की जगह हमने लिख दिया आर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। बी के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये आपके पास आर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac। ए की जगह जो वैल्यू है वो एम है, सी की जगह जो वैल्यू है वो आपके पास एस है। तो ये आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ गया डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए। तो 2 टाइम्स ए की जगह हमने एम लिख दिया। अब फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ इसे अल्फ़ा इक्वल्स टू, यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा माइनस आर डिवाइडेड बाई 2m, ये मैंने अलहदा लिख दिया। और उसके बाद प्लस माइनस इसको मैं स्क्वायर रूट के अंदर भी ले जाता हूँ। जब स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊँगा श्योर बात है 2m का स्क्वायर लेंगे तो वो 4m स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2m का स्क्वायर लिया, ये आ गया 4m स्क्वायर माइनस 4ms डिवाइडेड बाई 4m स्क्वायर। और मज़ीद अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ एम स्क्वायर से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो जो अल्फ़ा का रिज़ल्ट मेरे पास बनेगा वो ये आ जाता है। और यहाँ से हम अल्फ़ा को लिखते हैं माइनस आर डिवाइडेड बाई 2m प्लस आर माइनस अंडर द रूट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m स्क्वायर माइनस एस डिवाइडेड बाई एम। ये आपका सॉल्यूशन बन गया, ये जो रिज़ल्ट बन गया वो अल्फ़ा के लिए आ गया। अब अल्फ़ा की यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। दो वैल्यूज़ कौन सी हैं, एक अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ प्लस वैल्यू लिखा जाएगा, एक अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ माइनस लिखा जाएगा। सो इसका मतलब है जो हमने टॉप पे कहा था कि x की वैल्यू जो सी ई पावर अल्फ़ा टी था, सॉरी इट वाज जस्ट लाइक दिस वन कि x इक्वल्स टू सी ई पावर अल्फ़ा टी। तो इसको मैं दो फॉर्म्स में लिख सकता हूँ। दो फॉर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको x1 कहूँगा जिसमें मैं लेट से प्लस वैल्यू पुट कर देता हूँ,
दूसरा मैं इसको माइनस कह दूंगा, जिसमें मैं वैल्यू माइनस सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ से जब मैंने इसका रिजल्ट लिखा तो हम कह सकते हैं कि x मेरे पास दो आएंगे, एक बनेगा x1 और एक बनेगा x2। अब x1 जो है उसमें जो कांस्टेंट होगा उसे मैं c1 कह दूंगा, और जो x2 वाला कांस्टेंट होगा लेट्स से मैं उसे c2 कह दूंगा, क्योंकि ये डिफरेंट कांस्टेंट्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद e पावर अल्फ़ा टी इसके साथ भी है और e पावर अल्फ़ा टी इसके साथ भी है। अब अल्फ़ा की वैल्यूज़ क्योंकि ऑलरेडी आपको नोन है, ये पूरी अल्फ़ा की वैल्यूज़ है, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ x1 इक्वल्स टू c1 टाइम्स e पावर अल्फ़ा। अल्फ़ा की सारी ये वैल्यू मौजूद है। सो अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लूँ तो एक दफ़ा ये जो प्लस वाला है वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस वाला है वो प्लस बनेगा। तो इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, या अगर आप कॉमन नहीं भी लेते आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बनेगा। अल्फ़ा की जगह सारी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, और साथ आखिर में क्या आएगा, टी आएगा। और इसी तरह से जब x2 को लिखेंगे तो उसी तरह से c2 लिखा, e पावर अल्फ़ा की जगह सारी वैल्यू पुट कर दी, आखिर में हमने टी लगा दिया। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की पहली वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वल है -r डिवाइडेड बाई 2m, और प्लस के साथ मैंने लिख दिया अंडर द रूट r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m स्क्वायर माइनस s बाई m। और इसी तरह से यहाँ पे भी वैल्यू लिखते हैं, वो माइनस के साथ आ जाएगी, -r डिवाइडेड बाई 2m, और इधर माइनस आएगा, इधर अंडर रूट r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m स्क्वायर माइनस s बाई m। और एट द एंड अगर ओवरऑल x की वैल्यू कही जाए तो x जो होगा दैट विल बी द सम ऑफ बोथ वैल्यूज़। तो यहाँ से आप x को लिखना चाहें तो वो दोनों का सम आ जाएगा, जिससे आप x1 प्लस x2 लिख सकते हैं। और x1 और x2 की वैल्यूज़ पुट मतलब हमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। तो यहाँ आके आपका कंक्लूजन ये बनता है, जब कभी भी आपको एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया जाता है जो कि आपके पास डैम्प्ड केस में है, तो डैम्प्ड केस में आपकी इक्वेशन जो नॉर्मल इक्वेशन थी mx डबल डॉट इज इक्वल टू sx, वो सॉल्व होके सॉरी माइनस sx, वो बन जाती है mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस sx माइनस आर एक्स डॉट। और जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए रिजल्ट्स पे आते हैं, एट द एंड हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिलती है, जिसे हम x को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इधर हमारे पास x1 और x2 आ जाते हैं। और कंक्लूजन ये हुआ कि इसमें जो आपका सारे का सारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो इस इक्वेशन में लाई कर रहा है। अब इस इक्वेशन में ये जो वैल्यूज़ हैं अंडर रूट की वैल्यूज़, जिसे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac कहते होते हैं, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो भी हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव भी हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव भी हो सकता है। अब फिजिकली ज़ीरो बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो का क्या कंक्लूजन होगा, लेस दैन ज़ीरो का क्या होगा और ग्रेटर दैन ज़ीरो का क्या होगा, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये आपकी कंडीशंस बन जाती हैं जिसमें हम लोग ब्रैकेट पॉजिटिव, ब्रैकेट नेगेटिव और ब्रैकेट ज़ीरो पे बात करेंगे। कभी हमारे पास ये हैवी डंपिंग होगी, कभी हमारे पास क्रिटिकल डंपिंग आएगी, और कभी हमारे पास अनडैम्प्ड केसेस आएंगे। तो ये सारे के सारे केसेस हम इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे। आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस हो, कोई कन्फ्यूजन्स हो, कोई फीडबैक हो तो बगैर किसी झिझक के पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे अहेड। अल्लाह ब्लेस यू।